हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो मेरा नाम प्रणय मिश्राम है और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हम इस टॉपिक को बहुत ही लाइटली पढ़ लेते हैं। हमें लगता है कि इसमें से क्या ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, पर कई बार हम देखते हैं हर साल कुछ ना कुछ इस टॉपिक से आता ही है। ठीक है, तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल बेसिकली एक ऐसा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। देखो क्या है, प्रियम्बल जो है ये एक हमारी फिलॉसफी बताती है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमने क्या सोच के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे जिन्होंने ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उनके दिमाग में क्या रहा होगा जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या फिलॉसफी रही होगी, क्या आइडियल्स रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि फिलॉसफी क्या रही होगी, आइडियल्स क्या रहे होंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। ठीक है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वह जो है लोगों को देता है फ्रीडम। इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिड्यूस करता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रियम्बल डिफाइन करता है। इसके अलावा सोर्स ऑफ ऑथोरिटी क्या है। अब देखिए कई कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, या फिर कई बार हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पर कहीं ना कहीं जब आप प्रियम्बल पढ़ते हो तो वो उसकी पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब इसका मतलब क्या है, वी द पीपल, हमसे ये ऑथोरिटी डिराइव कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस हिसाब से सोवरेन कौन हुआ आप खुद सोचिए। ठीक है, अब प्रियम्बल क्या है, ये एक हमारी सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड कैसा है, क्योंकि जब हम देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक्स्टेब्लिश करता है। तो हमें पता चलता है ये एक आइडेंटिटी कार्ड है कि क्या हम डिक्टेटोरियल है, क्या हमारी इधर हिटलरशाही चलती है, या फिर हम डेमोक्रेसी की तरफ ज्यादा हमारा झुकाव है। तो ये एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक सोल है और एक की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब जो ओरिजिनल प्रियम्बल था, देखिए आपको पता ही होगा 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। क्या डेट है, 26 नवंबर 1949 को हमने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, यानी आप जब देखते हो प्रियम्बल को, जब पढ़ते हो तो एंड में जो है वो एक लाइन भी आपको दिखती है। ठीक है, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब होता है, लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। अब जो ओरिजिनल प्रियम्बल था जो 1949 में था, ठीक है, अब उसमें बेसिकली क्या क्या था, उसमें बताया गया है कि जो ओरिजिनली इंडिया है वो कैसा है, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। अब मैं इन तीनों वर्ड्स का मतलब बताऊंगा आपको कि सोवरेन का मतलब क्या, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये जो कुछ वर्ड्स है वो बाद में ऐड हुए हैं। तो ओरिजिनली कौन से वर्ड थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये जो कुछ वैसे वर्ड्स थे जो ओरिजिनल हमारे जो प्रियम्बल में थे, पर क्या होता है लेटर एक अमेंडमेंट आता है प्रियम्बल में, जिससे कि और कुछ तीन नए वर्ड्स ऐड हुए थे। कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड्स का एडिशन होता है आने वाले एक अमेंडमेंट में, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब देखिए क्या होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 का। कब का, 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने तीन नए वर्ड ऐड किए हमारे प्रियम्बल में। कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब इन तीनों वर्ड का क्या मतलब होता है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, कि हर एक वर्ड का जो हमारे प्रियम्बल में इसका क्या मतलब है। अब देखिए कुछ फीचर्स है हमारे प्रियम्बल के। अब सोर्स ऑफ ऑथोरिटी कौन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहां से अपनी ऑथोरिटी डिराइव कर रहा है, वी द पीपल। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी पावर डिराइव कर रहा है पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वी द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अल्टीमेट सोवरेनिटी, अल्टीमेट पावर किसके पास है, पीपल के ही पास है। ठीक है, जो लोग है, जो कॉमन जनता है उसके पास अल्टीमेट पावर होती है, पर हम रियलाइज ही नहीं करते ये कई बार। ठीक है, अब नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता चलता है कि जो हमारा इंडियन स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो किस किस्म की है, हमारा जो जो हमारी कंट्री है वो किस किस्म के सिस्टम से रूल होती है।
तब हमें पता चलता है कि जो हमारा इंडियन स्टेट है वो कैसा है, सोवरेन है। सोवरेन का मतलब क्या है, हम अपने इंटरनल अफेयर्स यानी इंडिया के अंदर जो चीज हो रही है, और इंडिया जो है अगर अपने रिलेशन बाहर में किसी कंट्री के साथ कैसे चलाना चाहता है, तो वो दोनों चीजें इंडिया खुद डिसाइड करेगा, ना कि कोई तीसरा पावर आके, कोई तीसरी कंट्री आके हमें बताएगी कि हमें कैसे एक्ट करना चाहिए। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। अब इन सारे वर्ड्स का मैं आपको एक एक करके पूरा मीनिंग बता दूंगा। पर जब अगर आपको पता चले, जब आपको कोई पूछे कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट कैसा, इंडियन स्टेट है कैसा, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये हमारा नेचर है। अब सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या है, जो भी इंडिया के इंटरनल मैटर्स है, इसका मतलब अगर सपोज महाराष्ट्र में कोई इशू होता है, तो हम उस महाराष्ट्र के इशू को हम कैसे डील करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर का कोई इशू होता है, तो उसको इंडिया कैसे डील करेगा, वो इंडिया खुद डिसाइड करेगा, ना कि कोई बाहर का पावर आके हमें बताएगा कि हमें कैसा करना चाहिए। इसके अलावा इंडिया अपने जो एक्सटर्नल रिलेशन है किसी कंट्री के साथ कैसे रखना चाहता है, किसी किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, क्या वो यूएन का मेंबर बनना चाहता है, क्या वो कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना चाहता है, तो वो इंडिया खुद डिसाइड करेगा। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मामले में क्या है, हम इंडिया खुद डिसाइड करती है कि उसे क्या करना है। तो इस वजह से हम कैसे सोवरेन है। इसका इसके अलावा क्या है, किसी और कोई भी फॉरेन कंट्री का हम पे कंट्रोल नहीं है। क्या नहीं है, किसी भी फॉरेन कंट्री का हम पे कंट्रोल नहीं है। और जो सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर है किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट कौन कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा कौन होता है, जब पार्लियामेंट का आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन है, लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट भी है। क्योंकि कोई भी एक्ट तब तक पास नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट अपना एसेंट ना दे दे। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ की, देखो क्या होता है, जो भी कंट्रीज थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल की गई, बाद में उनको इंडिपेंडेंस मिल गया, अब वो जो है कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अब उस कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनना भी है हमको या नहीं बनना है, वो इंडिया खुद डिसाइड करेगी। तो ये जो है ये बताता है हमारी सोवरेनिटी, कि हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। इसके अलावा सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है, देखो सोशलिस्ट ये जो वर्ड है, हमने इसको ऐड किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने जो एक वर्ड है सोशलिस्ट, इसको ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो हमने जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया है। हमने जो है एक प्योर फॉर्म ऑफ जो सोशलिज्म है, जो हम यूएसएसआर यानी जो ईस्ट वाइल रशिया था, ठीक है, तो हमने उसके किस्म का हमने सोशलिज्म नहीं अपनाया है, हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब जो प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म क्या बोलता है, कि जो स्टेट है वो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगी। इसका मतलब जितने भी सारे इंडस्ट्रीज है या फिर जो भी चीजें हैं जिससे प्रोडक्शन होता है, वो स्टेट के पास होगा, स्टेट उसे कंट्रोल करेगी। और क्या करेगी, लोगों को फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। इसका मतलब क्या है, सारे लोग, फॉर एग्जांपल एक 10 एकड़ खेती है, अब 10 एकड़ खेती में सारे उस एरिया के लोग खेती करेंगे, जितना भी प्रोडक्शन होता है स्टेट उसकी ओनरशिप रखेगा, स्टेट उसको बेचेगा, और जो भी प्रॉफिट आता है वो सारे अब कुछ अपने पास रखेगा और कुछ जो लोग जो थे जिन्होंने उस खेती में काम किया उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, पर अब क्या है, इंडिया में ऐसा ट्रू फॉर्म ऑफ सोशलिज्म हम देखते हैं नहीं, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी भी है। यानी आप मेरे जैसे लोग जो है प्राइवेट ओनरशिप कर सकते हैं, खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो ट्रू सोशलिज्म इंडिया में नहीं है, हमारा कैसा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारा। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, सोशलिज्म का मेन एम क्या था, सोशलिज्म हमने क्यों लेके आए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट था रोल कि हमें इनइक्वालिटी को हटाना है, असमानता। क्या देखो अब क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि एक एक जगह हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा अमीरी है और दूसरी जगह हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गरीबी है। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को इनकम इनइक्वालिटी, ये क्या हो गई, इनकम इनइक्वालिटी। कई जगह हम सोशल इनइक्वालिटी, इसका मतलब हम कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। कई बार देखते हैं जो जो लोअर कास्ट होती है उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये सोशल इनइक्वालिटी हो गया। कई बार हम पॉलिटिकल इनइक्वालिटी देखते हैं कि
किसी तबके के पास बहुत ज्यादा राइट चले जाते हैं और किसी तबकों को जो है कई बार अपने राइट को रियलाइज करने का, यूज करने का ही मौका नहीं मिलता है। तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, एक वेलफेयर स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट करना। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? देखो, वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जितने भी आपके कंट्रीज में जो बेचारे गरीब लोग हैं, या फिर जो ओल्ड एज लोग हैं, या फिर कुछ ऐसी वुमेन्स जो खुद का केयर ना करे, या फिर ऐसे छोटे छोटे बच्चे, तो स्टेट का काम है उनकी केयर करना, उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो वेलफेयर स्टेट एक्स्टेब्लिश करना भी किसका काम है? स्टेट का काम है। इसके अलावा सोशल जस्टिस लेके आना। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, पहली जो हमारी सोसाइटी थी वो कैसी थी? पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल, पुरुषवाद। इसका मतलब क्या होता है? मेल के पास सारे राइट्स, और वुमन को उनके सारे राइट्स जो है डिप्राइव किए जा रहे हैं, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। ना उनको एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है, ना उनको इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाता था, उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए दिए जाते थे। पर वो हटाने का भी काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इर्रेस्पेक्टिव कि मैं गरीब हूं या फिर मैं अमीर हूं, मेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि मैं अपना एक बिजनेस भी क्रिएट कर सकूं, अगर मैं चाहूँ तो इलेक्शन भी लड़ सकूं। ठीक है, तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास, या पर्टिकुलर कास्ट के पास, या फिर क्लास के पास। कौन ऐसा ना हो कि सिर्फ अंबानी के पास सारे रिसोर्सेस हो, या फिर अडानी के पास सारे रिसोर्सेस हो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेस का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट ओनरशिप वेयर एवर नेसेसरी। अब कई बार आप देखते हैं कि जो एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, अब उस पे क्या है? स्टेट ओनरशिप है, स्टेट उसका एक्सक्लूसिवली कंट्रोल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ना हो कि उसका मिसयूज हो जाए। तो स्टेट ओनरशिप भी किसी किसी इंडस्ट्री में जरूरी होती। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सोशलिज्म, सोशलिस्ट। और सोशलिस्ट ये जो वर्ड है हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इंक्लूड किया। अब इसके अलावा सेक्युलर, अब सेक्युलर ये वर्ड भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से लेके आए। अब सेक्युलर का क्या मतलब होता है? हमारे इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है क्या? क्या इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है? क्या इंडिया एक मुस्लिम राष्ट्र है? क्या इंडिया एक क्रिश्चियन राष्ट्र है? नहीं, इंडिया एक सेक्युलर राष्ट्र है। यानी हमारे इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो वर्ड है सेक्युलर ये डाला। हमारे स्टेट का, हमारे कंट्री का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसका काम क्या होगा, जो स्टेट है उसका काम क्या होगा? सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करे, और हम जैसे सारे लोगों के पास एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, सभी के पास एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो कि वो चाहे तो जिस वे से भी अपने भगवान को पूजना चाहते हैं, या फिर पूजना नहीं भी चाहते, तो ये दोनों राइट एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। ठीक है, और ये हमें देता है आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 ये बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द टैक्स फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ द रिलीजन, फ्रीडम टू मेंटेन द रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेनिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऐसे 4 राइट्स आपको दिए जाते हैं कि आपकी अगर इच्छा हो तो आप जो है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही है जो स्टेट मेंटेन कर रहा है, या फिर स्टेट उसको ग्रांट दे रहा है, तो आपके पास अधिकार है कि आप रिफ्यूज कर दो कि मुझे अटेंड नहीं करना। ठीक है, तो ये कुछ राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट है उसको हम इलेक्ट करते हैं। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, आपके कॉर्पोरेटर क्यों नहीं हो गए, या फिर आपके एमएलए हो गए, आपके एमपी हो गए, इन सबको इलेक्ट कौन करता है? हम ही तो लोग इलेक्ट करते हैं। तो ये क्या दिखाता है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करके भेजते हैं, जो कि हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, हमको गवर्न करते हैं, हमको रूल करते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जो भी लड़का या जो भी इंसान या जो भी लड़की, कोई भी इंडिया का सिटीजन है जो 18 साल के ऊपर है, अब वो क्या कर सकता है? इलेक्शन में वोटिंग कर सकता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा फ्री इलेक्शन। ठीक है,
फ्री इलेक्शन भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी क्या है? ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर पार्टी के पास ज्यादा, यानी फॉर एग्जांपल देखो, कई बार आप नेशनल पार्टी होती है, स्टेट पार्टी होती है, रीजनल पार्टीज होती है, तो ऐसा ना हो कि किसी कोई नेशनल पार्टी है आप उसको ज्यादा फेवर करोगे, या फिर ऐसा ना हो कि सिर्फ लड़कों के पास वोटिंग राइट हो, लड़कियों के पास वोटिंग ना हो, सिर्फ अमीरों के पास वोटिंग राइट हो, गरीबों के पास वोटिंग राइट ना हो, ये सारी चीजें ना हो, इसलिए पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो इलेक्शन है उसमें कुछ धांधली हो, ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो। ठीक है, ईवीएम के साथ आप कुछ गलत कर रहे हो और एक पार्टी जीत के आ रही है, ऐसा सारी चीजें नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रूल ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब क्या है? जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे, तो वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, तो रूल ऑफ मेजोरिटी होगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। इसका मतलब क्या है? जो भी आपके पार्लियामेंटेरियंस होंगे, उसको जो है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री जो है, अभी हमारी कंट्री में क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो जो है एग्जीक्यूटिव हो गए, और जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इन लेजिस्लेटिव के पार्ट है। ठीक है, अब क्या है, यह इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? यह इंश्योर करता है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी किसको? लेजिस्लेटिव को। ठीक है, अब इसके अलावा रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है? हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड रहेगा। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है सर? हमारा प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। अब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड रहेगा, ना कि कोई हायरार्कियल, ना कि कोई हेरिडेटरी रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में हम देखते हैं कि जो वहां की जो राजा है या फिर जो रानी है, वह जो क्या है, प्रेसिडेंट होती है, और वो हेरिडेटरी होती है, हेड ऑफ द स्टेट। सॉरी, वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राजा या फिर रानी होती है, जो कि हेरिडेटरी होती है, यानी राजा का बच्चा ही राजा बनता है, और वो हेड ऑफ द स्टेट होता है इंग्लैंड में। पर इंडिया में ऐसा है क्या? नहीं। इंडिया में क्या है? हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है, पर ये इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में क्या है? प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होता है। अब हमारा क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, जबकि जो मोनार्की है जैसे कि इंग्लैंड, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट कैसा है? हेरिडेटरी है, राजा का बेटा राजा। अब इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? प्रियम्बल जो है बेसिकली क्या करना चाहता है? हमारा प्रियम्बल जो है वो बोलता है, जस्टिस की बात करता है। अब जस्टिस भी तीन किस्म के होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, अब सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? कोई भी कास्ट के बेसिस पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। रिलीजन, कास्ट या फिर सेक्स, यानी आप क्या मर्द हो या फिर आप औरत हो, इसके बेसिस पे आपके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा सोसाइटी में एक इक्वालिटी रहेगी कि सारे हम जो सब है वो एक समान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो वो किसी से कम है और जो अमीर है वो उससे ज्यादा है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, इक्वालिटी रहेगी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, और सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी इररिस्पेक्टिव कि आप ब्राह्मण हो या फिर आप एक वैश्य हो या फिर आप क्षत्रिय हो, हम सारे लोग क्या है, सारे लोग यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। भले ही उसमें जो है आगे जाके रिजर्वेशन अलग अलग लोगों को होता है, वो उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत अलग कंसेप्ट होता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि जिसमें आप जो है फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कास्ट है जिसके साथ सालों से क्या हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। अब वो कास्ट इतनी पीछे चली गई है कि उसको अब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में भी आपको लाना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने, कभी आप ये नहीं बोल पाओगे कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है या फिर रिपब्लिक है। क्यों? क्योंकि आपने जो है सबको आपने जो है आपके आपके कंट्री के लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट ही नहीं किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी, आपने उनके भलाई के लिए ही कुछ नहीं किया। इसलिए एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देना बहुत जरूरी होता है, वो सारे लोग जिनके साथ सालों से डिस्क्रिमिनेशन होते हुए आ रहा है। इसलिए कई बार हम देखते हैं वुमन को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों वुमन को रिजर्वेशन दिया जाता है? क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुषवाद ने भी क्या किया है, वुमन से उनके एजुकेशन राइट छीने हैं। अब तक कईयों सालों तक उनसे एजुकेशन राइट, उनके एम्प्लॉयमेंट राइट छीने हैं, उनके साथ कईयों बार डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो
वो सब डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए वुमेन को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो कि एक पार्ट है सोशल जस्टिस का। अब इसको कौन सपोर्ट करता है? इन सारी चीजों को सपोर्ट करता है हमारा फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह इंश्योर करता है कि सोशल जस्टिस बनी रहे। इसके अलावा इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से कोशिश करेगी कि पावर्टी खत्म हो। अब पावर्टी खत्म होने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? कई बार अलग अलग स्कीम चलाती है जिसमें फ्री में अनाज या फिर कम दाम में अनाज दिया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है जिससे क्या होता है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो। ठीक है, और जिससे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए क्या करता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट लगाता है टैक्स। जो जितना रईस होगा उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगेगा, जिससे क्या होगा? गवर्नमेंट वो टैक्स का पैसा जो कलेक्ट किया है वो फिर लोगों में क्या करेगी? अलग अलग स्कीम्स के थ्रू वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी लोगों में, जिससे कि जो इनइक्वालिटी है वो खत्म हो या फिर कम से कम हो। इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसका मतलब इररिस्पेक्टिव कि मैं एक मर्द हूं या फिर मैं औरत हूं, हम दोनों को इक्वल पे मिलेगा इक्वल वर्क के लिए। इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट किया जाएगा, कोई भी किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर इंसान किसी कास्ट में पैदा होता है तो आप उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ये कौन इंश्योर करता है? ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक जस्टिस कौन इंश्योर करता है? ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्योर करता है। अब पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास भी वोटिंग राइट होना चाहिए और आप भले ही किसी गांव में हो या फिर किसी शहर में हो, सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट होना चाहिए। जैसे वोटिंग राइट हो गया या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, मेरे पास बोलने का अधिकार या फिर कोई जॉब करने का अधिकार या फिर कोई बिजनेस करने का अधिकार। तो ये सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। अब इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोटिंग राइट। ठीक है, जो भी इंसान 18 साल के ऊपर है और जो सिटीजन है इंडिया का, उसके पास क्या है? वोटिंग राइट। ये होता है पॉलिटिकल राइट। इसके अलावा वन पर्सन वन वोट, एक इंसान के पास एक वोटिंग राइट है। जैसे कि कभी भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे या फिर एमएलए के इलेक्शन होंगे तो एक पर्सन के पास एक ही वोट होगा। ठीक है, इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स, हम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि अगर हम चाहे तो हम जो है इलेक्शन लड़ भी सके। ठीक है, तो ये होता है पॉलिटिकल जस्टिस। अब लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी एक किस्म की एक फ्रीडम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ थॉट, मैं क्या सोचता हूँ उसका मुझे अधिकार होना चाहिए, या फिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ उसका मुझे अधिकार होना चाहिए, या फिर मेरे क्या विचार है, मैं किस चीज पे भरोसा करता हूँ, मेरा किस चीज पे विश्वास है, या फिर मैं किसकी पूजा करना चाहता हूँ। ये सारे जो फ्रीडम है उसे ही हम बोलते हैं लिबर्टी। ठीक है, अब ये कहाँ पे प्रोवाइड की जाइए? ये प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 19। ठीक है, जो कि बात करता है फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, तो ये सारे फ्रीडम आपको प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा आर्टिकल 25 से 28 किस चीज की बात करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब सॉरी, अब इसके बाद आता है इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का क्या मतलब है? देखिए, अब इक्वालिटी जो है, इ- सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पहली बात अगर हम अब सोचते हैं तो क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? भले ही मैं अंबानी हूं या फिर मैं एक गरीब इंसान हूं, अगर हम कोई लॉ तोड़ते हैं तो हम दोनों इक्वली लॉ के अंदर हमको पनिश किया जाएगा। तो यह इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हम सब लॉ के सामने इक्वल है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, सबको समान तरीके से लॉ क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। सबको जो है, सारे लोग लॉ के सामने इक्वल है और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अगर आप चाहे तो आप भी कोई, अगर सपोज आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो तो आप भी खोल सकते हो, इररेस्पेक्टिव आप किसी और
स्टेट में रहते होंगे या फिर किसी गांव में रहते होंगे, और मैं जो कहीं और रहता है वो भी बिजनेस खोल सकता है। अगर हम चाहे तो हम दोनों क्या कर सकते हैं, यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, एमपीएससी का फॉर्म भर सकते हो। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये कौन इंश्योर करता है? ये जो वर्ड है इक्वालिटी, ये हमारे प्रियम्बल में दी गई है, जो कि इंश्योर करती है तीनों चीजें। अब इसके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, जो कि बात करता है राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी किसी भी बेसिस पे आपसे जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपका कोई और रिलीजन है या फिर आपका कोई और जेंडर है, किसी भी बेसिस पे आप पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अनटचेबिलिटी आपके साथ नहीं प्रैक्टिस की जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हमें देखने मिलती है। अब इसके अलावा फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, भाईचारा होना चाहिए हम सिटीजन्स में। अब भाईचारा ये बेसिकली क्या इंश्योर करता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अब फॉर एग्जांपल एक वुमन है, रास्ते पे चल रही है और कुछ लड़के उसको सीटी मार रहे हैं या फिर उसे छेड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस औरत की डिग्निटी के साथ खेल रहे हैं, उसकी डिग्निटी को लोअर कर रहे हैं। आप जो है अगर कोई लड़की जा रही है और आप उस पर कमेंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसकी डिग्निटी पे क्या कर रहे हो, वार कर रहे हो, जो कि एक लिटरली जो फैटर्निटी का प्रिंसिपल है उसको वॉयलेट करता है। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी ऑफ द नेशन, अगर फैटर्निटी भाईचारा रहेगा, इररिस्पेक्टिव कि आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, अगर आप भाईचारे से रहोगे तो इससे क्या होगा, देश आपका हमेशा तरक्की ही करेगा। ठीक है, और जिस भी देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े होते हैं या कुछ रिलीजन के नाम पे झगड़े होते हैं, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए यूनिटी ऑफ नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी हम जो है एकजुट रह सके, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये इंश्योर करता है ये जो वर्ड है फ्रेटर्निटी, और इसको हमने ऐड किए थे 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रियम्बल का? जो प्रियम्बल है बेसिकली ये क्या है, एक फिलोसॉफी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने क्या सोच के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या आप जस्टिस देना चाहते हो किसी को, क्या आप इक्वालिटी देना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा सोर्स क्या है ऑथोरिटी का, हम लोग, हम जो लोग हैं, इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर डिराइव करता है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है, क्या वो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोवरेन है, कैसा है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में भी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई केस आया अब जिसमें सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सोच रहा है कि ये जो कोई लॉ बनाया गया है या फिर जो कोई मैटर आया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है। तो वो देखते वक्त जो है, एक बार जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो ये भी देखेगी कि वो क्या प्रियम्बल को फॉलो कर रहा है, क्या प्रियम्बल के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है क्या। अगर हाँ वो फॉलो करता है तो क्या है, इससे हमें पता चलेगा कि वो जो लॉ है वह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। बेसिकली ये जो है एक सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्ट करता है। सोल का मतलब क्या है, आत्मा। तो ये जो प्रियम्बल है हमारी क्या है, आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अब इसके अलावा क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इनिशियली जो है एक कंट्रोवर्सी थी कि क्या जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं। तो एक केस आता है जिसका नाम है बेरूबारी यूनियन केस, जो कि 1960 का एक फेमस केस है। अब इस केस में क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो प्रियम्बल है उसके मदद से हम इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई अगर लॉ बनाया गया है तो क्या वो लॉ सही है या फिर वो लॉ गलत है। तो उस लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए हम प्रियम्बल के प्रिंसिपल्स देखेंगे कि क्या वो प्रियम्बल के में जो प्रिंसिपल है क्या उसको वॉयलेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या वो उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। इसके अलावा इट इज द की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है कैसा, अब ये समझेंगे हम कैसे, ये समझते हैं हम इस किससे, प्रियम्बल से। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए भी ये जो है प्रियम्बल काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अलावा दिक्कत ये हो गई कि जो बेरूबारी यूनियन केस था उसमें सीधा सीधा बोल दिया गया कि प्रियम्बल जो है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो बेरूबारी यूनियन केस में यह बोल दिया गया कि जो प्रियम्बल है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, ये क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस को ओवर रूल कर दिया।
और बोला कि नहीं, प्रियम्बल जो है वो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है तो आपको प्रियम्बल का यूज करना चाहिए। तो बेरूबारी यूनियन केस में बोला गया था प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, जबकि केशवानंद भारती केस में बोला गया कि हाँ, प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। अब एल आई सी ऑफ इंडिया केस जो था 1995 का, उसमें क्या बोला गया कि यस, प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है देखो, प्रियम्बल जो है ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, आपकी जो पार्लियामेंट है, वो प्रियम्बल से अपना पावर डिराइव नहीं कर रही है। ठीक है। और ना ही ये पार्लियामेंट पे कोई लिमिटेशन है कि वो जो प्रियम्बल पे जो लिखा गया है, सिर्फ ये कहीं ना कहीं क्या पार्लियामेंट के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ऐसा ऐसा भी नहीं है। तो ना ही पार्लियामेंट की पावर प्रियम्बल से आ रही है, ना ही प्रियम्बल कोई पार्लियामेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। और तब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रियम्बल जस्टिफाइएबल नहीं है, जस्टी जस्टिसिएबल नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई लॉ बनाया गया है जो कि वॉयलेट कर रहा है प्रियम्बल को के प्रिंसिपल्स को, तो आप कल जाके कोर्ट में नहीं बोल सकते हो कि नहीं, कि आप जो है प्रियम्बल को एनफोर्स करो। इसका मत सॉरी, अब मैं थोड़ा इसको और क्लियरिफाई अच्छे से मैं करूंगा। इसका मतलब यह है कि प्रियम्बल में जो जो लिखा है, अभी ये नहीं है कि मैं कल जाके कोर्ट में चले जाऊंगा और बोलूंगा कि नहीं, आपने प्रियम्बल में लिखे है सोशलिस्ट कंट्री, तो आपको इंडिया को पूरी तरह से सोशलिस्ट बनाना पड़ेगा, आपको पूरे कैपिटलिस्ट को, अडानी अंबानी को हटाना पड़ेगा, आपको पूरे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, सब लोग इक्वल होना चाहिए, और सबको आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस कर दो। कल जाके क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि प्रियम्बल जस्टिसिएबल नहीं है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई आप प्रियम्बल को इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है। अब इट कैनॉट बी एनफोर्स डायरेक्टली बाय द कोर्ट। अब अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल, क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? बेसिकली यस, प्रियम्बल अमेंड हो सकता है। और ये हमें कहां से पता चलता है? केशवानंद भारती केस 1973 का। ठीक है। और अमेंडमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है? आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खराब नहीं होना चाहिए। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो खराब नहीं होना चाहिए। अब अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये बोलता है वंस, देखो, ओनली वंस अमेंडमेंट। अब इसका मतलब क्या है? प्रियम्बल है जो सिर्फ अब तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो प्रियम्बल कितने बार अमेंडमेंट हुआ है? एक ही बार। कितने वर्ड ऐड हुए? 3। कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या बोलता है? देखो, पार्लियामेंट जो है वह अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं खराब होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं आपको अच्छे से आगे बताऊंगा। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन था वो आता है केशवानंद भारती केस से, जो कि 1970 कब आया था? 3 में आया था। ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या प्रोटेक्ट करती है? ये प्रोटेक्ट करती है हमारी डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, और रूल ऑफ लॉ मेंटेन करती है कंट्री पे। एक लॉ को बनाए रखती है, हमारी डेमोक्रेसी को मेंटेन करती है, फंडामेंटल राइट्स को हमारे मेंटेन करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन की भी रक्षा करती है। ठीक है। अब केशवानंद भारती के सबसे एक लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसने सीधा सीधा बोल दिया कि पार्लियामेंट के पास इतना पावर नहीं है कि पूरे वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिस्ट्रॉय करके रख दे, क्योंकि आप बेसिक स्ट्रक्चर को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया गया है। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? बेसिक स्ट्रक्चर में आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, सबसे बड़ा है। ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया जो है सोवरेन है, अपने इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर इंडिया खुद डिसाइड करेगी। यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की क्या है? यूनिटी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिया इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी। इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। रिपब्लिकन गवर्नमेंट, इंडिया में गवर्नमेंट कैसी है? रिपब्लिक है। ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कैसा है? इलेक्टेड है। इसके अलावा फेडरलिज्म यानी भाईचारा। इसके अलावा सेकुलरिज्म यानी सारे धर्मों का इक्वल सम्मान। सेपरेशन ऑफ पावर, इसका मतलब जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी है, इन तीनों का सेपरेशन, यानी कोर्ट अलग,
आपका जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो अलग, जो कि लॉ बनाती है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि इस लॉ का इम्प्लीमेंट करती है, वो तीनों का क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। वो तीनों एक दूसरे के पावर में इंटरफियर नहीं कर सकते। इसके अलावा इंडिविजुअल फ्रीडम, आपके मेरे फ्रीडम फ्रीडम का प्रोटेक्शन रहे। अब इसके अलावा भी कुछ बेसिक फीचर्स है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ। लॉ क्या है, सबके लिए समान है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई लॉ बनाया जाता है जो कि वॉयलेट करता है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, एक लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी हम सारे लोग कैसे समान हैं। हार्मनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, जो कि मिनर्वा मिल केस में आया था, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कैसे, फ्री और फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेंडिंग पावर लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड है। आप एक लिमिट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर सकते हो, जो कि केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर है अंडर आर्टिकल 32, 136, 142 और 147, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब 32 क्या बोलता है, एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट हुए तो क्या करेगा, कोर्ट रिट्स इशू करेगा। 136 स्पेशल लीव पिटीशन। अब ये जो है मैं आपको और डिटेल में आगे जाके बताऊंगा। इसके अलावा 226 एंड 227 जो हाई कोर्ट के पास पावर है। 226 में क्या बोलता है, हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इसके अलावा 227 है, जो भी हाई कोर्ट के हाई जो भी स्टेट में अदर जो कोर्ट्स है उस पे कौन सुपरवाइज करेगा, हाई कोर्ट करेगी अंडर आर्टिकल 227। तो ये सारी चीजें हैं। अब प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया है, 26 नवंबर 1949। पर ये फोर्स में कब आता है, 26 जनवरी 1950 में। तीन वर्ड ऐड किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आते हैं, 42nd। केशवानंद भारती केस ने बोला कि हाँ प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हो, पर ये जस्टिसएबल नहीं है। आप कोर्ट में ये जाके नहीं बोल सकते हो कि आप जो है प्रियम्बल को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दो। क्या प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, हाँ एक बार। केशवानंद भारती केस 1973 में ये बोला गया कि आप अमेंड कर सकते हो, पर बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है क्या, बिल्कुल अमेंड कर सकता है। क्या पर पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब सोर्स ऑफ ऑथोरिटी कहां से आती है, हमसे, हमारे से आती है। और हम कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ स्टेट कैसा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इस किस्म का हमारा स्टेट है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव, कि हम जस्टिस लाना चाहते हैं, लिबर्टी लाना चाहते हैं, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लाना चाहते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इन तीन वर्ड को ऐड किया गया है। बेरूबारी यूनियन केस में क्या बोला गया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पर केशवानंद भारती केस में ये बोला गया कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो कि एलआईसी केस में जो है वापस से एक्सेप्ट किया गया था कोर्ट में कि हाँ प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या प्रियम्बल एनफोर्सिएबल है, क्या आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि आप प्रियम्बल को एनफोर्स करो, नहीं। क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, बिल्कुल अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। अब अब मैं जो है कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन लेता हूं। अब देखो, पहला क्वेश्चन जो कि 2020 में आया था यूपीएससी प्रीलिम्स, क्या बोलता है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर यानी जनता की भलाई करना। ठीक है, उनकी अगर कोई गरीब है उनकी मदद करना, कोई बुजुर्ग है उनकी मदद करना। तो ये जो है आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ से आता है, क्या डीपीएसपी से आता है, फंडामेंटल राइट्स के इसके बारे में बताता है, प्रियम्बल बताता है, या फिर सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो सेवंथ शेड्यूल है ये बताता है। कौन बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यह डिक्लेयर करता है आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। ठीक है। अब 2017 में एक क्वेश्चन आया था, क्या था, द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग।
यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, उनका क्या दिमाग में था और उन्होंने क्या सोच के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये हमें कहाँ से पता चलता है? अभी मैंने ऊपर बताया था क्या, प्रियम्बल से। ठीक है। अब और एक क्वेश्चन जो 2015 में आता है, क्या बोलता है, द टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये प्रियम्बल में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड होता है? तो मैंने अभी आपको 50 बार ये चीज बताएगी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी इन तीन वर्ड को ऐड किया। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ द इमरजेंसी, बिकॉज इमरजेंसी के दौरान जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है। इसका मतलब पावर जो है वो सेंटर के पास चला जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यह क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, वो डिक्लेयर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अगर सपोज प्रेसिडेंट रूल है, या फिर नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब 2012 में एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या बोलता है, राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, rights are privilege granted by the citizen, rights are claim of the citizen against the state, rights are the privilege of the few citizen against many। अब इस स्टेटमेंट को आपको ना थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला क्या बोलता है, राइट्स आर द क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट जो है वो स्टेट क्लेम करती है अगेंस्ट द सिटीजन, क्या ऐसा है? नहीं, बल्कि राइट जो है वो सिटीजन क्लेम करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ऐसा सिटीजन स्टेट को बोलता है। तो राइट जो है, दे आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है। अब इसके अलावा 2002 में प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? क्या वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? ठीक है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? अब देखो, प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कहाँ पे बताया गया था, केशवानंद भारती केस। और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये कौन से केस में बताया गया था, बेरूबारी यूनियन केस। ठीक है। अब और एक क्वेश्चन था 1995 का, ये क्या बोलता है, प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस बाय, प्रियम्बल को अमेंड किया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द पार्लियामेंट इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में ओरिजिनली कौन से वर्ड नहीं थे? हम देखते हैं सोवरेन ये वर्ड था। क्या सोशलिस्ट वर्ड था ये? नहीं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुए हैं। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि 2020 में मेंस में एक क्वेश्चन था यूपीएससी के, ये बोलता है कि जो जुडिशियल लेगेसीज ऑफ द जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर एंड जस्टिस पी एन भगवती वर क्रूशियल इन द एवोल्यूशन ऑफ द पीआईएल इन इंडिया। अब क्या होता है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, जैसे पी एन भगवती जी हो गए, कृष्णा अय्यर जी हो गए। अब इनकी जो लेगेसीज थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इवॉल्व होने में। तो अब किस तरीके से ये इवॉल्व होगा, क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको इंटरप्रिट करना पड़ेगा। अभी जो मैंने प्रियम्बल आपको पढ़ाया, उसके क्या पॉइंट्स आप इसमें डाल सकते हो, आप थोड़ा सोचो, तब जाके एक मेंस आंसर बनता है कि आप इंटरकनेक्शन कैसे करोगे। ठीक है। तो इसमें मैं क्या क्या बोलूंगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या थी हमारे, जस्टिस का आइडिया हमें पता चलता है, प्रियम्बल में अलग अलग आइडियाज बताए गए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन में जो है, अगर आप इन पॉइंट्स को इलेबरेट करते हो, तो आप जो है बेटर तरीके से इस आंसर को टैकल कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। इसके अलावा 2019 में भी एक क्वेश्चन था, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड, क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का? बिल्कुल नहीं। अभी भी मैंने बताया था केशवानंद भारती केस। तो आपको ये चीज कैसे आप उसको सपोर्ट करोगे, पहले तो अमेंडमेंट किससे होता है, आर्टिकल 368, फिर बाद में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड हो सकते हो। अब इसके अलावा 2018 में भी एक क्वेश्चन था मेंस में, क्या था, वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एग्जामिन। अब आपको पता होगा कि दिल्ली में क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, गवर्नर नहीं होता है। कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर।
और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अब क्या हो रहा था जब केजरीवाल जी की जब सरकार थी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो गवर्नमेंट थी दिल्ली की में, उनके बीच में कंटिन्यू टसल चल रहा था। कई बार जो अपने दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली थी कुछ लॉ पास कर रही थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे रोक दे रहा था। ठीक है, तो क्या अब वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन सेटल द टसल बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अब आप इसको सोचो, जो मैंने अभी आपको बताया आप उसमें क्या लगा सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स लगा सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर लगा सकते हो, फेडरलिज्म का एक प्रिंसिपल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप अपने आंसर में डालते हो ना, तो आपका आंसर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ और क्वेश्चन आए थे, जैसे 2017 में क्वेश्चन था, डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें भी देखो, जो भी मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ ना, आप इसको प्रियम्बल और जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया सिर्फ उसके बेसिस पे आंसर बनाने की कोशिश करो। जब हम आगे पढ़ेंगे हम और उसमें आंसर्स में एडिशन करेंगे, पर अभी तक हमने जितना पढ़ा वो पॉइंट्स के बेसिस पे क्या आप आंसर बना सकते हो, तो ये भी थोड़ा आप सोचो। तो इसमें आप जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केशवानंद भारती केस, ये सारी चीजें डाल के आप अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा चुका है। क्या कि बेरूबारी यूनियन केस में क्या बोला गया था, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। गोलकनाथ केस में क्या बोला गया था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड ही नहीं कर सकती, गोलकनाथ केस में बोला गया। केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई और बोला गया कि प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इंदिरा गांधी नेहरू केस में क्या बोला गया था कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मिनर्वा मिल केस में क्या बोला गया था, मिनर्वा मिल केस में कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा वामन राव केस में क्या बोला गया था कि अप्लाइड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस में जो आई थी उसको वामन राव केस में अप्लाई किया गया। इसके अलावा एसआर बोमाई केस, एसआर बोमाई केस जो आता है 1994 में, उसमें यह बोला गया है कि जो सेक्युलरिज्म है यह एक बेसिक फीचर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म जो है इसका जो इंपॉर्टेंस है आपको पता चलता है एसआर बोमाई केस के 1994 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका पार्ट है क्या, सेकुलरिज्म। इसके अलावा एलआईसी के केस में क्या बोला गया कि प्रियम्बल जो है इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से आज हमने पूरा प्रियम्बल को हर पर्सपेक्टिव से पढ़ दिया, सारे केस लॉस पढ़ दिए, सब पढ़ दिए। और अगर आपने इतना पढ़ दिया ना, आपको बाहर कुछ ना प्री में पढ़ने की जरूरत है ना मेंस के लिए पढ़ने की जरूरत है, बस आप इतना पढ़ दीजिए। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।